गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने कंप्लीट किया था 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अच्छा रह गया था। हाँ, वो कल थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई थी तो उसमें आपकी क्लास रुक गई बीच में। तो चलो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, तो हम पढ़ रहे थे 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। जी, तो शुरुआत करते हैं 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय परिषद अधिनियम। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में। तो जब तक ये अधिनियम भी नहीं बना था, जब ये केवल और केवल एक बिल हुआ करता था, तो उस समय भारत का पहला बजट पेश किया गया, यानी कि फर्स्ट इंडियन बजट प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन, यानी कि फर्स्ट इंडियन बजट प्रेजेंट बाय जेम्स विल्सन। भारत का प्रथम भारतीय बजट रखा गया जेम्स विल्सन के द्वारा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसी बजट से शुरुआत हुई भारत में इनकम टैक्स की। जब भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत हुई तो उस समय भारत का वॉरसराय हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि वॉरसराय ऑफ इंडिया हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग। यानी कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही इनकम टैक्स आया और भारत का प्रथम बजट रखा गया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसी लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है फादर ऑफ इनकम टैक्स। तो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट जब ये बिल हुआ करता था तो उस समय भारत में बजट पेश किया गया, यानी भारत का पहला बजट पेश किया गया किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। और इसी से ही शुरुआत हुई इनकम टैक्स की, इसी बजट से निकला इनकम टैक्स। और उस समय भारत का वॉरसराय हुआ करता था वॉरसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, और इसी को ही फादर ऑफ इनकम टैक्स भी कहा जाता है। उसके बाद 1861 में ही भारत में शुरुआत हुई आईपीसी, यानी कि इंडियन पैनल कोड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। और ये आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इंडियन मूल विधि में, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। केवल और केवल आईपीसी के बारे में केवल एक ही एग्जाम आपसे पूछेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। हालांकि आपको अंडर ट्रेनिंग भी सिखाया जाता है आईपीसी, सीआरपीसी और सभी जो महत्वपूर्ण एविडेंस होते हैं, जो महत्वपूर्ण रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उन सब से आपको रूबरू कराया जाएगा। तो आईपीसी की डिटेलिंग हम पढ़ेंगे किसमें? मूल विधि में, क्योंकि आईपीसी जो आपका इंडियन पॉलिटी में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण काम हुआ कि 1862 में जो भारत का वॉरसराय हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग, उसकी पावर्स को बढ़ा दिया गया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 1861 में ही, ठीक है। 1861 में एक और काम हुआ कि जो
भारत का वॉयसरॉय हुआ करता था, यानी कि वॉयसरॉय ऑफ इंडिया। इसकी पावर्स को बढ़ा दिया गया और इसको पावर मिलने लगी ऑर्डिनेंस पास करने की, यानी कि इसको पावर मिली कौन सी? ऑर्डिनेंस पावर, यानी कि अब ये अध्यादेश भी जारी कर सकता था भारत का वॉयसरॉय। जी, आपको ठीक है, सब कुछ ठीक है ना अब? जी, हम बात कर रहे थे 1861 के वॉयसरॉय ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि 1861 में वॉयसरॉय को पावर्स दे दी गई ऑर्डिनेंस की, यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और उसके बाद 1862 में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ कि 1862 ईस्वी में 3 हाई कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया, यानी कि 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई। 3 हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश इन इंडिया। भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई और वो 3 हाई कोर्ट थी। सबसे पहले थी कलकत्ता, एक थी मद्रास और एक थी बॉम्बे। तो आपका ये क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहला काम हुआ कि बजट की शुरुआत हुई। हमारे भारत में सबसे पहला बजट रखा गया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जेम्स विल्सन के द्वारा। उसके बाद इसी से ही शुरुआत हुई इनकम टैक्स की। और उस समय भारत का वॉयसरॉय हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग, और इसी को ही फादर ऑफ इनकम टैक्स कहलाया जाने लगा। उसके बाद 1861 में ही आईपीसी आया, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता। और उसके बाद 1861 में ही वॉयसरॉय ऑफ इंडिया की पावर को बढ़ा दिया गया। जो भारत में वॉयसरॉय हुआ करता था उसकी पावर्स को बढ़ा दिया गया और उसे पावर मिलने लगी ऑर्डिनेंस जारी करने की। और उसके बाद 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें सबसे पहला हुआ कलकत्ता, उसके बाद मद्रास और उसके बाद बॉम्बे। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण काम हुआ कि जब लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय हुआ करता था तो उसके बाद भारत का वायसराय बनकर आया लॉर्ड डफरिन जी। और इसका जो कार्यकाल रहा वो 1884 से लेकर के 1888 तक रहा। यानी कि अब हम बात करेंगे लॉर्ड डफरिन के काम के बारे में। तो अगला जो भारत का वायसराय बना वो बना 1884 से लेकर के 1888 तक, और ये भारत का वायसराय बन के आया, यानी कि वायसराय ऑफ इंडिया was name of Lord Dufferin. Lord Dufferin. लॉर्ड डफरिन। जब भारत का वायसराय बना लॉर्ड डफरिन, तो इसी के ही कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण काम हुआ, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1885 ईस्वी में स्थापना हुई कांग्रेस की। और ये जो कांग्रेस वर्ड है, ये जो कांग्रेस वर्ड है ये लिया गया है यूएसए से, यानी कि यूएसए पार्लियामेंट एज नोन एज कांग्रेस। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस वर्ड हमने यूएसए से लिया है, क्योंकि यूएसए की पार्लियामेंट का भी नाम कांग्रेस है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना किसने की, तो बाय फाउंडर हुए इसके HO
ह्यूम, एच ओ ह्यूम, सॉरी ए ओ ह्यूम, सॉरी फॉर दैट, ए ओ ह्यूम। उसके बाद अगर हम बात करें कांग्रेस के फर्स्ट अधिवेशन के बारे में, फर्स्ट सेशन के बारे में, तो इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ, यानी कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ, यानी फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज 28 दिसंबर 1862, सॉरी 85, 28 दिसंबर 1885 को इसका प्रथम सेशन हुआ। और इसकी जो अध्यक्षता की, इस सेशन की जो अध्यक्षता की, वो थे, जो इसके अध्यक्ष थे, जो इसके प्रेसिडेंट थे, वो थे W.C. बैनर्जी। W.C. बैनर्जी यानी कि व्योम चंद्र बैनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की, यानी कि जो इसके अध्यक्ष रहे। और इस सेशन में जो मेंबर हुए वो हुए 72 मेंबर, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ उसकी अध्यक्षता करने वाले थे W.C. बैनर्जी। और इनका जो ये सेशन हुआ वो हुआ बॉम्बे में। और यदि आपसे पूछ ले कि बताइए बॉम्बे में कहा, तो याद रखिएगा गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण काम हुआ, 1892 ईस्वी में इसमें 2 वर्ड ऐड किए गए, यानी कि 1892 में 2 वर्डों को जोड़ा गया, जिसमें पहला वर्ड था इंडियन और दूसरा वर्ड था नेशनल। और ये 2 वर्ड जोड़े गए बाय दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये एक राजनीतिक दल के रूप में उभर के आया, वॉज नेम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से। जी, अगर हम बात करें 1884 से लेकर के 1888 तक, जो नेक्स्ट वॉसरॉय बनकर के आया भारत का, वॉज नेम ऑफ लॉर्ड डफरिन। डफरिन नाम का एक आदमी भारत का वॉसरॉय बन के आया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और उसके बाद 1885 में, यानी कि इसी के ही टाइम में स्थापना हुई कांग्रेस की। और ये जो कांग्रेस वर्ड है वो लिया गया यूएसए से, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसके जो फाउंडर थे, जो इसके स्थापनाकारी व्यक्ति थे, जो इसका स्थापन, जिन्होंने इस कांग्रेस का स्थापना किया था, वो थे A.O. ह्यूम। और इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ, यानी कि फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज 28 दिसंबर 1885, यानी कि 1885 में इसका फर्स्ट सेशन हुआ। और इसकी जो अध्यक्षता की वो की W.C. बैनर्जी ने, जो कि बॉम्बे में हुई। और इसमें 72 मेंबर्स हुआ करते थे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ जो सेशन था, पहला सेशन। और 1862 में इसमें 2 वर्ड जोड़े गए, इंडियन नेशनल
और ये जोड़े गए दादा भाई नेहरू के द्वारा और एक राजनीतिक दल के रूप में उभर कर के आया पूरे नाम के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके बाद इस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांग की अंग्रेजों से और कहा कि अब हमें भी भारत की राजनीति में पूरी तरीके से भागीदारी चाहिए, यानी कि अब हमारा भी रोल होना चाहिए, अब हमारी भी बातें रखी जानी चाहिए। और उसी को ही देखते हुए एक और इंडियन काउंसिल एक्ट आया, यानी कि 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट। हालांकि इनकी जो भी डिमांड थी वो पूरी नहीं की गई, क्योंकि जब अब इनका एक राष्ट्रीय दल बन चुका था, एक राजनीतिक दल बन चुका था, तो अब ये भी चाहते थे कि भाई हमारी भी राजनीतिक मामलों में हमारी भी भागीदारी हो, हमारा भी इन्वॉल्वमेंट हो और हमारी भी बातें यहाँ पे रखी जाए। हालांकि जब बजट पेश किया गया था भारत में, तो उसमें किसी भी तरीके से अंग्रेजों ने इंडियंस के लिए कोई भी ऐसा रूल नहीं रखा था कि इंडियंस इसमें बोल सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगले ही एक्ट में भारतीयों को इस बजट पे केवल और केवल बहस करने का अधिकार मिला, उसमें भी इनको वोटिंग का भी अधिकार नहीं था। तो इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप अब ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर है। और कल थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, तो उस टेक्निकल इशू के कारण जो है क्लास आपकी रुक गई है। जी, एक महत्वपूर्ण और सूचना कि 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी सिविल सर्विसेज के लिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो तैयार रहिएगा। और आज चूंकि फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन आपका टेस्ट होगा नाइट में 8 बजे स्टैटिक जीके का, और कल सैटरडे है और कल स्टार्ट होगा इंडियन पॉलिटी का टेस्ट। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। उसके बाद क्या महत्वपूर्ण घटना हुई, उसके बाद जब इस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि अब हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में, क्योंकि इनका दल बन चुका था, और इसी को ही देखते हुए हालांकि अंग्रेजों ने पूरी तरीके से सहमत नहीं किया इंडियंस को, लेकिन इन्होंने इनके ही पक्ष में एक और एक्ट बना करके भेजा, वॉज नेम ऑफ 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। यानी कि अब हम बात करेंगे 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे भारतीय परिषद अधिनियम। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ कि इसमें इलेक्शन यानी कि निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। यानी कि पहली बार 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा इलेक्शन यानी कि निर्वाचन शब्द का प्रयोग हुआ, निर्वाचन शब्द का प्रयोग हुआ। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण काम हुआ कि भारतीयों को पहली बार बजट पे बहस करने की अनुमति मिली, लेकिन इनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। चूंकि इन्होंने मांग की कि हमारी भी राजनीतिक मामलों में भागीदारी होनी चाहिए, इसीलिए ही ये इंडियन काउंसिल एक्ट बना के भेजा गया। और भारतीयों को पहली बार बजट पर बहस यानी कि डिस्कशन करने का अधिकार मिला।
बहस करने का अधिकार मिला। लेकिन आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, लेकिन इन्हें वोटिंग का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। केवल और केवल ये बजट पे अपनी राय रख सकते थे, उस पर बहस कर सकते थे। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण काम हुआ, ए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, एक केंद्रीय विधानसभा का भी गठन किया गया जिसमें 60 मेंबर हुआ करते थे, यानी कि ए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली was established। केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ जिसमें जो मेंबर थे, जो शुरुआती मेंबर थे, वो थे 60 मेंबर, यानी कि 60 मेंबर्स। और इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण काम हुआ, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वो ये था कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। चूंकि उनका जो बंगाल में विभाजन करने का उद्देश्य था वो था हिंदुओं और मुस्लिमों में फूट डलवाना, यानी कि वो अब इस नीति पे काम कर रहे थे कि फूट डालो और शासन करो। और इसी के देखते हुए इन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए और पूरी तरीके से इनका उद्देश्य बन चुका था कि अगर हम इंडियंस में जो हिंदू और मुस्लिम है, अगर ये एकजुट रहेंगे तो हमारा जो साम्राज्य है वो नहीं विस्तार कर पाएगा। तो इसलिए फूट डालो और शासन करो की नीति इन्होंने चलाई और उसी के तहत इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। और उनका स्टेटमेंट ये था कि बंगाल का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा था और उसके प्रशासन को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रही थी। और उसी को देखते हुए इन्होंने बंगाल को दो भागों में विभाजित किया, जिसमें जो हिंदू थे उनकी संख्या को मुसलमानों से 4 गुना अधिक रखा और एक हिस्से में जो मुसलमानों की संख्या थी वो हिंदुओं से 4 गुना अधिक रखी। और इस तरीके से इनका एक ही उद्देश्य था, हिंदू और मुस्लिमों को अलग करना और उनमें फूट डालना। जी, तो एक और महत्वपूर्ण काम हुआ कि 1899 से लेकर के 1905 तक वॉर्सरॉय बनकर के आया लॉर्ड कर्जन। 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक वॉर्सरॉय बनकर आया, वॉर्सरॉय ऑफ इंडिया बनकर के आया लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। और 1905 में इसने पार्टीशन किया बंगाल का, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और 1905 में पार्टीशन हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन हुआ, यानी कि बंगाल का विभाजन। कल मेरे पे कमेंट आई थी कि कल कितना कोर्स आ रहा है, तो आप ये समझिए कि लगभग हम 80% कंप्लीट कोर्स पहुंच चुके हैं। केवल हमें फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी में थोड़ा समय लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा समय लगेगा, बाकी सभी एक एक दिन के टॉपिक है। चूंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा भी है, हालांकि ये एसएससी की पॉलिटी से कहीं ज़्यादा डीप और काफ़ी एक हाई लेवल की पॉलिटी है, आप देख भी रहे होंगे।
चूंकि इसमें पीसीएस के भी बच्चे एनरोल हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पे सभी चीज़ें इस तरीके से कराई जा रही हैं जिससे आपको फ्यूचर में कभी पॉलिटी ना पढ़नी पड़े। और जो बच्चे इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं उनको लिए सबसे बेनिफिट जो रहेगा वो ये बैच रहेगा। पहले इस बैच को पढ़ें और अपना बेसिक्स क्लियर क्लियर करें, और उसके बाद इंडियन पॉलिटी का जो बैच स्टार्ट होगा 1 तारीख से, वहाँ पे आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बेसिक से ना करके डायरेक्टली उस बैच में आएगा तो भी वहाँ बेसिक कराया जाएगा, और उसकी क्लास भी आपको 2 से 3 क्लास आपको फ्री मिलेंगी एज ए डेमो के रूप में। ऐसा नहीं है कि उसका डेमो नहीं होगा, डेमो होगा, हर सब्जेक्ट का होगा। उसकी स्ट्रेटजी भी आपको बताई जाएगी कि उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, सभी चीज़ें बताई जाएंगी, आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया जाएगा। जी, तो बंगाल का विभाजन हुआ, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसमें आप जानते हैं कि बंगाल का जो प्रशासन संभालने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी, ये अंग्रेजों का एक तर्क था। और इसमें एक हिस्से में हिंदुओं की संख्या 4 गुनी मुसलमानों से की, और दूसरे हिस्से में मुसलमानों की संख्या को हिंदुओं की संख्या से 3 गुना या 4 गुना किया। और इनका केवल एक ही उद्देश्य था, भारत से राष्ट्रवाद को खत्म करना और हिंदुओं और मुस्लिमों में पूरी तरीके से फूट डालना। और उसी के बाद एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई आगा खां के द्वारा। तो इसको लिखेंगे 1906 में वॉज इस्टेब्लिश ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बाय आगा खान। आगा खान के द्वारा, आगा खां के द्वारा इसकी स्थापना हुई। और यहीं से ही शुरुआत होती है मुस्लिम के अलग होने की। और उसके बाद देश का जो पूरी तरीके से सर्वनाश किया वो किया मार्ले मिंटो अधिनियम ने, मार्लो मिंटो एक्ट ने, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कि 1909 में आया। और इस पे गांधी जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि यही अधिनियम पूरी तरीके से देश को सर्वनाश करने के लिए ही लाया गया था, क्योंकि इसका एक ही उद्देश्य था कि भारत में अगर शासन करना है तो डालनी होगी फूट, इन इंडियंस में फूट डालनी होगी, यानी हिंदू और मुस्लिमों को अलग करना होगा। और पूरी तरीके से हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रोसेस में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो अधिनियम आया था वो कितना सक्सेसफुल हुआ। और उसके बाद ये हम कल कंप्लीट करेंगे, मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्स रिफॉर्म, और उसके बाद साइमन कमीशन, और उसके बाद आपका कंप्लीट होगा कल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। और फिर हम कल ही स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक, यार परसों से स्टार्ट होगा, मंडे से। टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि संविधान सभा। और संविधान सभा के बाद हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से रखिएगा, कि अब हम कुछ ही दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं आपकी करंट अफेयर, जो कि पॉलिटी के रिलेटेड होगी। इंडियन पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें बदली हैं, कि कौन मंत्री बना है, किसकी सैलरी में अपडेट हुआ है, अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, लोकसभा की सीटों में कितना परिवर्तन हुआ है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब 104वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें लोकसभा की सीटों को में से 2 एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जिसमें अब जो पहले लोकसभा की सीटें हुआ करती थी 545, अब हो गई 543। तो इस तरीके से क्या क्या चेंजेस हुए, हालांकि वो मैंने अब तक इसलिए नहीं कराया था कि अभी फिलहाल चेंजेस होते चले जाएं तो हम इकट्ठा कंटेंट को पढ़ लेंगे, लेकिन अब आपको कुछ ही दिनों में करा दूंगा। एक तो वो हमें करना है, उसके बाद टेस्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है, बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद जिन बच्चों ने ल्यूसेंट कर लिया है,
ध्यान से सुनिएगा, जिस बच्चों ने लूसेंट कर लिया है, यानी कि जितने टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं और उन बच्चों के ल्यूसेंट के वे सभी क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं विथ एरर, डाउट सहित, तो वो सभी बच्चे अब घटना चक्र को निकालना शुरू कर दें। ठीक है, और नोट्स आपको मिलेंगे क्लास के एंड में। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है बीच में नोट्स भेजना, तो जिस दिन आपका बैच कंप्लीट होगा उस दिन आपको प्रिंटेड बढ़िया एक लैंग्वेज में जो आपको क्लियर होगा बाईलैंग्वेज, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।